अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप सिविल सेवक हो सकते हैं। देखिए, एक तो होता है किसी काम को बस कर देना और दूसरा होता है जब किसी काम को करना ही है तो उसको इतने अच्छे से करें कि उसकी हर चीजें आपके अंदर आ जाएं और आपका नाम हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूं, वो नियम बताने जा रहा हूं, 7 नियम कि अगर आप कल को सिविल सर्विसेज अधिकारी बने या फिर सिविल सर्वेंट बने या आप ऑलरेडी सिविल सर्वेंट होंगे, तो इन 7 नियमों को अगर आपने डेली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया तो आप एक अच्छे सिविल सेवक कहे जाएंगे और बड़ी जल्दी आपकी मान, आपकी प्रतिष्ठा समाज में, आसपास लोगों में होगी। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। एथिक्स यानी मेंस के लिए जो जीएस 4 होता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में, और इसके अलावा एमपी, बिहार, राजस्थान या उत्तराखंड किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो आप इसको रिफर कर सकते हैं। बस मैं आपको इतना ही कहूंगा, पढ़ा तो आपने बहुत से होगा, एक बार मेरा भी पढ़ा है, पढ़ लीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको ये रिकमेंड करता हूं कि इसके पिछले की 6 वीडियो जरूर देखिएगा, तो आज की वीडियो देख के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है 7 नोलन एक थे, यूनाइटेड किंगडम में नोलन थे, उन्होंने सिविल सेवकों के लिए 7 नियम बताए यानी 7 प्रिंसिपल्स बताए कि इन 7 प्रिंसिपल के आधार पर अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे अपने डेली काम में और अपने डिसीजन में इन 7 प्रिंसिपल का यूज करेंगे तो आप एक बेहतर सिविल सेवक कहे जाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग उन्हीं 7 नियमों का स्टडी करने जा रहे हैं। वो क्या है? 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक सर्विस। याद रखिएगा, ये इंडिया में नहीं था, ये शुरुआत हुई नोलन ने यूनाइटेड किंगडम में शुरुआत करी, लेकिन बहुत जल्दी ही ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह छा गया और आज के समय पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली द टॉपिक इज 7 प्रिंसिपल्स ऑफ नोलन। नोलन ने 7 प्रिंसिपल दिए पब्लिक सर्विस के, जिनमें सबसे पहला है, मैंने बड़े क्लियर शब्दों में लिख रखा है ताकि आपको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत ना हो। जो सबसे पहला है प्रिंसिपल वो है निस्वार्थता, हिंदी में, और इंग्लिश में सेल्फलेसनेस। जब एक एक चीज के बारे में आपको 2 ही चीज जाननी है। देखिए, जब आपको 7 प्रिंसिपल है तो यानी 7 डेफिनेशन आपको पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है निस्वार्थता यानी सेल्फलेसनेस। सेल्फलेस का मतलब जब आप अपनों से ज्यादा दूसरों की केयर करने लगे। याद रखिएगा, इस शब्द का सिर्फ एक मतलब है, सेल्फलेसनेस का मतलब सेल्फ को लेस कर दीजिए। जब आप लोगों की अपनी केयर कम करें और अपने आसपास के लोगों की केयर ज्यादा करें, यानी द सिंपल डेफिनेशन विल बी केयरिंग मोर अबाउट अदर पीपल्स नीड एंड इंटरेस्ट देन योर ओन। अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखें। ठीक, दूसरी भाषा में कहें कि अपने हितों से ज्यादा दूसरों के हितों की चिंता अगर आपको है तो आप एक अच्छे सिविल सेवक हैं। याद रखिए, अगर आप एक सार्वजनिक पद पर बैठे हैं, जैसे आप डीएम हो, एसडीएम हो, कहीं के एई हो, कहीं कुछ भी सार्वजनिक पद पर बैठे हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जनहित में ही निर्णय लेना चाहिए, जिससे पूरा आम जन को कल्याणकारी रहे, उनको फायदा हो, वो काम करना चाहिए। अपने परिवार या मित्रों के लिए धन या भौतिक सुविधाएं ना लें। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं के एई बनिए या जेई बनिए या फिर आप पब्लिक के लिए कुछ अच्छा काम करिए तो पब्लिक आपको गिफ्ट देती है। सच, आप थोड़ा भी अच्छा काम करेंगे तो पब्लिक आपके लिए गिफ्ट, आसपास के लोकल नेता आएंगे आपको गिफ्ट देंगे, कारें दे देंगे। आजकल आप अगर देखेंगे तो 60-70% सिविल सेवक जो हैं वो इन्हीं सब चीजों में घिर गए हैं। उनके पास गिफ्ट आता है, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर जैसी कारों से चलते हैं वो सिविल सेवा के अधिकारी। एक आईएएस अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करे तो फॉर्च्यूनर नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता, अगर एक रेगुलर नौकरी वाला नहीं ले सकता। लेकिन आजकल हर 5 में से 2 ऐसे जरूर होते हैं जो ऐसा काम कर रहे होते हैं। तो देखिए, यहां पे क्या है, सेल्फलेस का मतलब आप अपनों से ज्यादा दूसरों की केयर करें और किसी भी तरीके का धन, फाइनेंशियल या मटेरियल बेनिफिट ना लें। कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, मत लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप किसी का गिफ्ट लेते हैं, बदले में आप एक रास्ता खोल देते हैं कि कल को जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, आप उसकी मदद करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज आती है जो सबसे जरूरी, वो होती है इंटीग्रिटी। देखिए, एक एक शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। जो दूसरा नियम है, पहला नियम क्या था? सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थता। जब आप एक सिविल सर्वेंट बने तो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें, लोगों के हितों की रक्षा करें और जो डिसीजन लेना हो उनके हित में लें, अपने हित में नहीं लें। दूसरा आता है क्या? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है?
मैं आज सच बोल रहा हूं, मैं कल भी सच बोलूंगा और मैं हमेशा सच बोलूंगा, अखंड रहूंगा। अखंड का मतलब अपनी चीजों पे कंसिस्टेंट रहूं, किसी भी चीज पे। जो नैतिकता के नियम है, तो अखंडता का बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा? अखंडता वो है कि अगर एक व्यक्ति नैतिकता के नियमों को कंसिस्टेंसी से लगातार फॉलो करे। अगर मैं आज सच बोल रहा हूं, मैं कल भी बोलूं, परसों भी बोलूं, ऐसा ना हो कि 2 लाख रुपए कोई दे रहा है तो मैं सच बोलूं, नहीं मैं ये गलत है, मैं नहीं लूंगा, लेकिन जैसे ही वो 2 करोड़ देने लगे तो मेरा ईमान मान रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अखंडता का मतलब हर परिस्थिति में इंटीग्रिटी ये क्वालिटी है। इंटीग्रिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग कंसिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल, यानी नैतिकता के सिद्धांतों पर कड़ाई से डटे रहना। सच का मतलब मैं सच बोलूंगा, 2 लाख रुपए देंगे तो भी सच बोलूंगा, 2 करोड़ दे रहे होंगे तो भी मैं वही काम करूंगा जो सच है। याद रखिए, तो अखंडता का मतलब अपने सिद्धांतों का लगातार ईमानदार होना और मजबूत नैतिक सिद्धांतों का निरंतर पालन करना। याद रखिए, अखंड का मतलब थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहना अपनी चीजों में। तीसरा और सबसे जरूरी है वस्तुनिष्ठता, यानी ऑब्जेक्टिविटी। आपने जज को कभी देखा है? अगर आप एक अच्छे जज को देखेंगे तो अच्छे जज का काम क्या है? बिना किसी के दबाव में आए हुए क्या सही है क्या गलत है इसका जज करना या इसका निर्णय लेना। यानी इधर देख लीजिए, बिना पक्षपात या बाहरी प्रभाव के, ध्यान से एकदम लाइन रख लीजिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब एक एक डेफिनेशन आती है एग्जाम में डायरेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? यानी बिना पक्षपात या बाहरी प्रभाव के, कोई बाहर से आपको प्रेशर ना डाले, निष्पक्ष रूप से जब आप निर्णय लेते हैं तो ऐसी चीज को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। खास तौर से आपको नियुक्ति करनी है, आपके ऊपर दबाव आ रहा है कि मेरे भतीजे का कर दो, आपके ऊपर दबाव आ रहा है कि नहीं इनका कर दो उनका कर दो, आपके पास सिफारिश आ रही है या अवार्ड देना है तो अवार्ड देने में एक नाम की सिफारिश आ रही है। ऐसे किसी भी बाहरी प्रभाव या पक्षपात से बचे और निष्पक्ष रूप से अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो यू आर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिविटी या फिर वस्तुनिष्ठता, यानी सिंपली एबिलिटी टू जज फेयरली विदाउट एनी बायस। बिना किसी बिना किसी बायस के, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अगर आप कोई चीज को जज करते हैं या डिसीजन लेते हैं तो आप फॉलो कर रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी को। अगला और सबसे जिम्मेदार, सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा नंबर पे जो है वो है अकाउंटेबिलिटी। क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं जवाबदेही। तो मैंने यहाँ पे इस डेफिनेशन में दो चीजों को समझाया है। ये कला कौन सी है? जवाबदेही। पहली मैंने जो आपको प्रॉपर्टी यानी पहला नियम बताया, वो पहला नियम था क्या? सेल्फनेसनेस, अपने लिए कुछ भी नहीं करना। दूसरा इंटीग्रिटी, अपनी बातों पे, अपने सच्चाई पे कायम रखिए। तीसरा ऑब्जेक्टिविटी, यानी किसी दबाव के बिना कोई डिसीजन लीजिए। और चौथा सबसे जरूरी अकाउंटेबल। दो चीज होती है, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है अकाउंटेबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको एक सड़क बनवानी है, या मैं और सिंपल काम कर रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गवर्नमेंट को टीकाकरण करना था। कोरोना में हर जगह टीका अभियान था सब लोगों को, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे पॉजिटिव थी या जो भी थी। देखिए, ये आया कि कोरोना की वैक्सीन लगनी है, तो वैक्सीन तो मोदी जी नहीं लगाएंगे, वैक्सीन की जिम्मेदारी मिली डॉक्टरों को कि आपको वैक्सीन लगानी है। तो याद रखिए, सबसे पहली चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कोई काम करने की कर्तव्य मिल जाए, यार तुम्हें वैक्सीन लगानी है, तो एक जो चीफ सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर था, उसको जिम्मेदारी मिली शहर के हर नागरिक को आप क्या कर दें। ध्यान से सुनिएगा, शहर के हर नागरिक को आपको क्या लगाना है? टीकाकरण करवाना है। उसने करवा दिया। अब ये काम, कोई आपको काम अलॉट हो और आप उसको काम कर दें, यानी आपने जिम्मेदारी से वो काम कर दिया, जिम्मेदारी खत्म हो गई। यहीं पे काम को कर देना, जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जैसे आप मुझसे कहें सर ये काम करना है और मैं वो काम कर दूं, यानी मैंने जिम्मेदारी के साथ वो काम कर दिया। अब काम का जो रिजल्ट निकलेगा वो अच्छा निकलेगा कि बुरा निकलेगा, इसकी चर्चा, इसकी जिम्मेदारी लेना। याद रखिए, काम की जिम्मेदारी लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन काम के परिणाम के लिए जिम्मेदार होना। याद रखिएगा, अगर आप अपने काम के परिणामों के लिए उत्तरदायी हैं या जवाबदेह हैं, जैसे अब टीकाकरण या वैक्सीन लग गया, वैक्सीन फायदेमंद हुआ कि नुकसानदेह हुआ, ये जिम्मेदारी सीएमओ को तो कोई गाली देगा नहीं। गाली किसको देगा? मोदी जी को देगा कि यार टीकाकरण से ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। तो याद रखिए, एक चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक चीज होती है अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपको कोई भी काम मैं दे दूं कि यार ये काम करना, और आपने वो काम कर दिया, ठीक।
या फिर एक काम मुझ तक आया, मैं अधिकारी हूं सीनियर, मेरे पास एक काम आया कि ये सर काम करना है, मैंने अपने लोगों से कह दिया कि यार ये काम कर दो, उन लोगों ने काम कर दिया। ठीक, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अपने जूनियरों पे या दूसरों को डेलीकेट कर सकते हैं। जैसे सीएमओ के पास आया कि आपको पूरे जिले के हर नागरिक का टीकाकरण करना है, तो सीएमओ ने वो पावर कहा ठीक है मैं करा दूंगा, जिम्मेदारी सीएमओ की हो गई। अब देखिए वो टीकाकरण सीएमओ खुद थोड़ा ना करेगा, वो उस पावर को यानी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो डेलीगेट कर सकता है, लेकिन टीकाकरण अच्छा हुआ कि खराब हुआ ये जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी, सीएमओ की। तो याद रखिए किसी काम को कर्तव्य, किसी काम को करना रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है, लेकिन उस काम के परिणाम के प्रति जवाबदेह होना अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। मतलब आपने कोई काम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, लेकिन उस काम को अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, आपने सड़क बनवानी थी, सड़क बन गई, देखिए जैसे मैंने आपको काम दिया कि आपको सड़क बनवानी है, आपने बनवा दिया तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। अब वो सड़क 1 महीने बाद ढह गई या 1 महीने बाद झड़ गई तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। याद रखिए काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन काम के परिणाम की यानी रिजल्ट की अकाउंटेबिलिटी होती है। अब खराब बना तो भी लोग मुझे गरियाएंगे, यार कैसा डीएम था, गंदी सड़क बना करके चला गया। देख रहे हैं ना, तो ये सिंपल सा नियम है। तो एक सिविल सेवक को अकाउंटेबल होना चाहिए, काम करवाइए लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेनी, यार ठीक है गलती हो गई, मैंने कोई काम शुरू किया, मैंने नोटबंदी मोदी जी ने शुरू करी, नोटबंदी करा दी, अब नोटबंदी से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो उसकी जिम्मेदारी मोदी जी ले रहे हैं ना कि मुझसे गलती हुई या मुझसे अच्छा हुआ या मुझसे बुरा हुआ, नहीं सक्सेसफुल रहा। तो कोई भी काम करिए, काम को करना है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन काम होने के बाद उसके परिणामों की जवाबदेही लेना अकाउंटेबिलिटी। आशा है आप शायद समझ गए होंगे। अगला आता है खुलापन। कोई भी निर्णय लीजिए, याद रखिए खुलापन का मतलब ओपननेस। ओपननेस क्या है, जब भी कोई सिविल सेवक कोई भी निर्णय ले तो उसके निर्णय को जितना जरूरी हो सके पारदर्शी बनाए, यानी लोगों को जरूर बताए। आपने कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन क्यों लिया वो जनता के सामने जरूर स्पष्ट करिए, यानी अगर आप देखेंगे दे मस्ट जस्टिफाई देयर चॉइस एंड इंफॉर्मेशन, और ये जरूर बताना चाहिए। आप कोई भी डिसीजन लीजिए तो जिन लोगों के लिए डिसीजन लिया गया है उनको जरूर बताइए। सिर्फ एक कंडीशन, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान से देखिए, अगर जब जनहित में कोई जानकारी छुपानी है तो आप उसको छुपाइए, अदरवाइज हर जानकारी को जनता तक जरूर रखिए। याद रखिए अगर हाँ कोई चीज आ जाए कि ये चीज नहीं बतानी है तब आप उसको जनहित में छुपा रख सकते हैं, अदरवाइज वो चीज बतानी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट छठा पॉइंट आता है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। तो पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ईमानदारी क्या है, जो मैं बोल रहा हूं, याद रखिए ईमानदारी को सिंपल तौर पे आप जो भी कह रहे हैं, जो या आप काम कर रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए। मतलब ऑनेस्टी इज बीइंग ट्रूथफुल इन व्हाटएवर यू से एंड डू। आप जो कर रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। बस यही है ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, मैं जो कह रहा हूं मुंह से और जो मैं कर रहा हूं उसमें सच्चाई हो तो मैं एक ईमानदार आदमी हूं। और एक पब्लिक ऑफिशियल को हमेशा ईमानदारी के साथ, याद रखिए, बिना किसी प्राइवेट कन्फ्लिक्ट के, ना ही किसी दिक्कत के, ना ही किसी दबाव के ये काम करना चाहिए। और सातवां प्रिंसिपल आता है लीडरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट। आप एक अच्छे लीडर कब कहलाएंगे, जब ये ऊपर जितने भी दिए गए हैं नियम, इन नियमों का स्वयं पालन करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करें और खुद करें। याद रखिए लीडर का काम पहले खुद काम करना होता है। आप खुद करें, इन सारे नियमों का पालन करें, उसके बाद अपने सबॉर्डिनेट्स को बताएं तो वो जरूर समझेंगे, यानी आपकी लीडरशिप को वो मानेंगे। तो लीडरशिप सातवां है और ये 7 प्रिंसिपल हैं। कंक्लूजन ये है कि क्या दीज प्रिंसिपल सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, अगर आप इनका कलेक्टिविटी, इनको क्या कहते हैं, इन सातों नियमों को मिला करके बोलते हैं नोलन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप एक बेहतर गवर्नेंस उस क्षेत्र में दे पाएंगे। आपको आशा है और मुझे भी ऐसी आशा है कि ये वीडियो अच्छी रहेगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप एक बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं और यहां तक पूरा देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया।